सो है गाइस, वेलकम बैक टू इंटरेस्टिंग अनदर पॉडकास्ट। सो आज के हमारे पास गेस्ट हैं नेहा जी फ्रॉम जापान। तो नेहा जी अपनी जर्नी को बिल्कुल डिस्क्राइब कर रही होंगी कि इंडिया से उन्होंने किस तरीके से जापान में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब लिया, क्या क्या उनका पूरा इंटरव्यू प्रोसेस था, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है अगर आप सोच रहे हो कि यार हाँ यार मैं भी अपनी ग्रेजुएशन के बाद जापान में मुझे एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब करना है। तो लाइक क्या पूरा रोड मैप आप कह सकते हो, कंप्लीट रोड मैप इस वाले पॉडकास्ट में आपको मिल रहा होगा। आई एम श्योर कि आप जो भी स्टेप जो मैम बता रही होंगी उनको फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली यार आपके भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आप लाइक चले जाओ एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जापान में। तो फिर स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट को। सो ओवर टू यू नेहा जी। सो काइंडली इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। Okay, hi. I'm Neha. I just moved to Japan 5 months ago, and I'm working in here in a software firm as a associate software developer. तो इंडिया में भी 8 महीने मैंने एज अ डेवलपर काम किया और इसकी इंटरव्यूज देती रही 1 साल तक, और इसके बाद सिलेक्शन के बाद अब यहाँ पे आए। बहुत बढ़िया, यहाँ कूल। सो नेहा जी ये बताएं आप कि लाइक वहाँ पर लाइक आप किस तरीके से आपने अप्रोच किया वहाँ पर जापान में कि आपको जॉब करना है, क्या क्या रास्ते हैं अप्रोच करने के। अच्छा, तो पहली बार तो मैं पुणे यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। हमारी यूनिवर्सिटी में एज एज एन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी एक जापानीज का कोर्स था। तो वहाँ से मैंने सोच लिया कि थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद आई एनरोल्ड इन अ जापानीज लैंग्वेज स्कूल, ऐसे क्लास जिसमें N3 तक उनका एक ये होता है, N3 तक वो बच्चों को जापानी पढ़ाते हैं। और उसके बाद आफ्टर योर ग्रेजुएशन और इन योर ग्रेजुएशन ईयर यू कैन अप्लाई फॉर जॉब इफ यू वांट टू वर्क इन जापान। तो मैंने वही से स्टार्ट करा और 3 लेवल्स N3 तक, जैसे कि आपको पता हो, N5 से N3 तक कंप्लीट करने के बाद अप्लाई करना शुरू किया कंपनीज के लिए। और ये उस 1 साल में इंटरव्यूज देके सिलेक्शन हो। वाह, कूल। सो गाइस यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो बता रही है ना नेहा जी की N2 N3, तो मैं बता दूँ आपको ये जापानीज़ लैंग्वेज के लेवल्स होते हैं, JLPT जिनको बोला जाता है। तो N5 सबसे बेसिक लैंग्वेज है, मतलब बेसिक लेवल है, और N1 तक ये जाता है, N4 3 2 1। तो नेहा जी का कहना कि मतलब ये है कि अगर आप सोच रहे हो कि हाँ आपकी ग्रेजुएशन आपके हाथ में, डिग्री आपके हाथ में है, सोचो कि भैया चलो जापान में करके देखते हैं, मज़ा लेके देखते हैं, तो उसके लिए आपको पहले जापानीज़ आनी चाहिए, कहने का मतलब। और इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे रिक्रूटर्स हैं जो कि आपकी जापानीज़ लैंग्वेज की प्रिपरेशन भी कराते हैं एज वेल एज जॉब की भी कराते हैं, राइट। ऐसी बहुत सारी इंडिया में ऐसे नहीं कह सकते, जापानी कंपनियां हैं जो तुम्हें प्रिपेयर कराती है जापानीज के लिए, प्लस दे कैन हेल्प यू गेटिंग द जॉब इन जापान तुम्हारे प्रोफाइल पे, जो जो तुम्हारे फील्ड जो भी फील्ड में तुम्हें काम करना है उस हिसाब से। और दूसरी बात तो यहाँ पे जापानीज वाई इज इट मैंडेटरी, ये बोलेंगे तो यहाँ पे क्या है, हर माई मतलब हर इंग्लिश ज़्यादा यूज़ नहीं करते। मतलब आईटी एमएनसी भी हो ना, वहाँ पे इंग्लिश यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ तुम्हें रहने के लिए जो डेली कॉन्वर्जेशन होता है, इसलिए जापानीज तो आनी ही ज़रूरी है। इसलिए दे रेकमेंड जिनको मतलब दे प्रेफर जिनको जापानीज आती है, वो लोग यहाँ पे ज़्यादा प्रिफर्ड होते हैं। तो आपको अगर जापानीज में ज़्यादा इंटरेस्ट हो और जापानीज सीखी भी हो, यू कैन अप्लाई फॉर जॉब इन ईयर। ओके। सो कहने का मतलब ये है कि यार अगर गाइज आप वहाँ पर सर्वाइव करना चाहते हो देन आपको जापानीज़ आनी चाहिए, है ना मैम। ओके। सो अब मैम ये बताओ कि जैसे कि मेरे मतलब मैं समझ गया, जैसे मेरे पास ग्रेजुएशन कंप्लीट है और मुझे जापान में जॉब करना है, तो मुझे इतना पता चला कि हाँ मुझे जापानीज़ आनी चाहिए। अब मैं जापानी भी सीख रहा हूँ इंडिया में ही। अब सीखने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है मेरा, कि किस तरीके से कंपनी को मैं अप्रोच कर सकता हूँ, अप्लाई इंटरव्यू प्रोसेस। हम्म तो जापानीज अगर आपने सीखी हो तो ऐसे हर एक कंपनी का क्राइटेरिया होता है। कुछ कंपनियां N2 तक सर्टिफिकेशन मांगती है, कुछ कंपनियां N4 तक मांगती है, कुछ N3 तक मांगती है। तो जो जो अपना आपका लेवल है उस हिसाब से आप अपना रेज्यूमे बनाओ, सर्च करना शुरू करो। कोई जो कंसल्टेंसीज होती है वो ज़्यादा क्या बोलते हैं, प्रेफरेबल है, क्योंकि उनके थ्रू यू कैन अप्रोच मोर गुड कंपनीज जो तुम खुद से
सर्च करके जिस जब तक जा पाओगे। तो यू कैन सर्च, पहले तो तुम्हारा रिज्यूमे और तुम जिस फील्ड में काम करना चाहो ये डिसाइड करके अपना जापानीज लेवल के हिसाब से उन कंपनियों का अप्लाई करो, और ये इंटरव्यू प्रोसेस इनका शुरू हो जाता ओके। तो जैसे कि मैम आप जो बता रहे हो रिक्रूटर जो भी जापानीज़ कंपनी यहाँ पर हैं, तो है। वही प्रिपेयर कराते हैं इंटरव्यू के लिए भी? हाँ, मतलब जो जिस कंसल्टेंसी में मैं थी, हुँ। उनका ये था कि व्हेन यू अप्लाई, तुमने एक कुछ लेवल तक जापानीज़ कर लिया है, अब तुम्हारा ग्रेजुएशन हो गया, तुम्हारा कोर्स मतलब से सपोज़ मैंने कंप्यूटर साइंस किया है, तो उनका था क्योंकि ये मेरा रिज़्यूमे बनाने में मुझे हेल्प करेंगे। उसके बाद जो कंपनियों जो होती है तो स्क्रीनिंग करते हैं, और जो भी कंपनियाँ मुझे इंटरव्यू लेना चाहती है वो मुझे पता चलता है। तो उसके बाद दे हेल्प मी प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज ऑल्सो। मेंटर सेशंस होते हैं जो जापानीज मेंटर्स होते हैं जो अच्छा। तुम्हें बताते हैं कि इंटरव्यू कैसे क्रैक किया जाता है, कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, और कैसे बोला जाता है। बिकॉज पहली बात तो इंटरव्यूज आर इन जापानीज, तो जापानीज में थोड़ा सा फ्लुएंट होना और समझ पाना ये जरूरी है। दूसरी बात तो जापानीज इंटरव्यूअर्स आर नॉट लाइक इंडियन कंपनी के इंटरव्यूज, हाँ, हाँ। क्योंकि यहाँ पे मैं जैसा मेरा एक्सपीरियंस है, यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल बातें ज़्यादा होती नहीं है। एचआर मतलब नॉर्मली इंटरव्यूज में टेक्नोलॉजिकल बातें होती नहीं है, क्योंकि दे प्रेफर योर पर्सनालिटी ओवर योर स्किल्स। ओह! ओके। इसलिए इसलिए थोड़ा गाइडेंस क्यों देते हैं कि जब जापानीज में पहले तो अब खुद के पॉइंट्स मारना, हुँ। खुद के पॉइंट्स बोलना, ये सब चीज़ें ये मेंटर सेशन में कैरी होती है। ओके। तो मतलब कि जापानीज़ अगर आप लाइक सोच रहा है कोई भी जापान में जाने के लिए, तो वहाँ पर जापानीज़ लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफ़र किया जाता है और टेक्निकल नॉलेज को थोड़ा-सा कम। हाँ, लेकिन ऐसे होता है कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जापानीज कंपनीज है, मतलब उनके जो केंशु बोलते हैं, उनके जो ट्रेनिंग जो होते हैं ना, इतने स्ट्रांग होते हैं कि तुम क्यों मतलब तुम्हारे स्किल्स और तुम्हारे इसको अब अगर वो ट्रेनिंग जुड़ा जाए ना, तो यू कैन बी द पावरफुल एम्प्लॉय वी कैन से। तो इसलिए ये क्या होता है, उनको पता है हमारी ट्रेनिंग तो अच्छी है, लेकिन हाँ। हमें क्या चाहिए, जो बंदा ऑनेस्ट हो, पैशनेट हो काम करने के लिए, और हमारी कंपनी के साथ ज़्यादा देर तक और अच्छे से काम कर सके, ऐसे राइट। कोई बंदी को ढूंढ रहे होते। तो यही पॉइंट है कि मोस्ट ऑफ द जापानीज कंपनीज प्रीफर योर पर्सनालिटी ओवर योर स्किल्स। लेकिन ऐसे नहीं है, स्किलफुल लोगों को तो बहुत ज़्यादा चांसेस है, ऐसे कह सकते कूल। सो अब ये बताएँ आप कि लाइक आपका इंटरव्यू प्रोसेस क्या था? कितने राउंड्स हुए थे? क्या-क्या पूछे गए थे? या तो मेरा जो था, तो उन्होंने पहले स्क्रीनिंग करा, उसके बाद पहले होता है एचआर राउंड इसमें। तो पहले एचआर एचआर राउंड होता है, में, ओके। यस, पहले एचआर होता है। एचआर राउंड में तो पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन, मैंने क्या किया अपने पूरे यूनिवर्सिटी में, कौन सा प्रोजेक्ट किया, वो प्रोजेक्ट का सब कुछ ब्रीफ, मेरा जो पेपर है इस पे क्या काम किया और उसमें मेरा पार्ट क्या था, ये सब नॉर्मल चीज़ें होती है। उसके बाद सेकेंड राउंड में थोड़ा प्रोजेक्ट पे फोकस करके थोड़ी टेक्नोलॉजिकल बातें भी होती है। तो सेकेंड राउंड पे मेरा ये हुआ था, थोड़ा प्रोजेक्ट पे फोकस करके। और इनकी ये एक बात है कि इंटरव्यूअर्स जो होते हैं ना, हर एक से सपोज 3 पीपल आते हैं, हर एक क्वेश्चन पूछते रहते हैं, बिकॉज दिस इज मेरे केस में कह रही हूँ कि मैं ऐसे इंटरव्यू जैसा लगा नहीं, कोई ग्रुप डिस्कशन चल रहा है ऐसे लग रहा था। अच्छा। लेकिन अच्छा, और उसके बाद थर्ड इंटरव्यू में जो ऑफर इंटरव्यू था, उसने उन्होंने मुझे बताया था कि आप सिलेक्ट हो। तो दूसरी बात तो ये भी ये जानना चाहते हैं लोग, आप जैसे कि कोई इंडियंस नॉनवेज खाते नहीं है, तो ये सब चीज़ें जब तुम शिफ्ट हो गए जापान में, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख के ये लोग आपको सब बातें बताते हैं। लेकिन यहाँ पे साके भी पीते हैं बहुत ज़्यादा, तो कुछ लोग नहीं पीते। ये सब नॉर्मल बातें आपकी हेल्थ और आपकी हैबिट्स के बारे में पूछी जाती है। तो ये फाइनल इंटरव्यू था। ओके। सो गाइज आप लोगों को सुन के लग रहा होगा कि यार इंटरव्यू ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है क्रैक करना। जैसे कि अगर मैम के एक्सपीरियंस हम लोग लेके बात करें, बस ये कि फोकस ये रहता है ना कि जापानीज़ लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस रहता है। अगर आप उसमें फ्लुएंट हो देन आप इजीली इंटरव्यू क्रैक कर लोगे। और मैम आपका लेवल क्या था जब आपने इंटरव्यू दिया था? तो मैंने एंट्री करा था। N3। तो गाइज अगर N3 कर लेते हो तो भाई देर इज़ अ लॉट ऑफ चांसेस कि आप इंटरव्यू डेफिनेटली क्रैक कर लो, है ना मैम? हाँ,
आई मीन यस, थोड़ा प्रिपेयर ये ऐसी है क्योंकि द मेन पॉइंट इज आप अपन हमारे कंपनी के बारे में क्या सोचते हो और कितने पैशनेटली काम करना चाहते हो, ये एक उनको जान एक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दे लुक फॉर अच्छा। यू, लुक इट इनटू फॉर यू। ओके। सो अब ये बताएं मैम कि चलो ठीक है, मैंने लाइक इंटरव्यू भी क्रैक कर लिया, ठीक है, और सारी चीज़ें बात हो गई, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है? कंपनी वीज़ा जो प्रोसेस रहता है वो कंपनी स्पॉन्सर करती है या मतलब कि अलग स्टेप है कुछ? तो नेक्स्ट प्रोसेस यस कंपनी होता है, बिकॉज वर्क वीज़ा आता है तो कंपनी से डॉक्यूमेंट्स आते हैं, उसके बाद ये बोलते हैं आप अपने एम्बेसी में जाके वीज़ा का स्टैंप लगवा लो। हम्म। एंड मोस्ट ये क्या होता है, जो डॉक्यूमेंट जो होता है ना वो कंपनी से ही आगे बढ़ते हैं, बिकॉज दिस इज वर्क वीज़ा ना। तो हाँ, ये लोग सब कुछ में हेल्प कर देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो ये पूरा और प्रोसेस करवा अकोमोडेशन देते भी कंपनी का, मतलब जो अकोमोडेशन होता है उसमें भी कंपनी हेल्प करती हैं। ओके। सो अब ये बताओ मैम कि लाइक आप वहाँ पर अभी शिफ्ट हुए रिसेंटली, 5 महीने हो रहे हैं आपको, है ना? सो है। 5 महीने में आपको जापान कैसा लग रहा है और वर्क एनवायरनमेंट कैसा लग रहा है ऑफिस का? वो वर्क एनवायरनमेंट के बारे में बोलूँ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है इंडिया से, बिकॉज मैंने इंडिया में भी जब काम किया था तो कंपेयर करूँ तो यहाँ पे हर एक चीज़ बहुत डिटेल्ड होती है, बिकॉज दे फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द रिजल्ट। तो ये एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, और हर एक ऐसी डिटेल करने से हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा, ये एक बात तो होती है। सही बात। और दूसरी बात तो यहाँ पे थोड़ा एटिकेट्स ज़्यादा है, जो कि हमारे इंडियन आईटी कंपनीज में इतने नहीं है, लेकिन हर एक कंपनी का अलग मैनर्स होते हैं, ये तो एक नॉर्मल बात है, लेकिन यहाँ पे थोड़े एटिकेट्स होते हैं, लाइक अपने जो सीनियर्स है उनसे बात करते टाइम तुम कैसे, तुम्हारा एटीट्यूड होना चाहिए, कैसे लैंग्वेज होनी चाहिए, इसका थोड़ा सा है, लेकिन बहुत काइंड लोग हैं। और ऐसे क्या बोलते हैं, और पॉलिटिकल ऑफिस पॉलिटिक्स ऐसे कुछ मैंने अब तक तो अच्छा। महसूस नहीं किया है, ऐसे कुछ होता नहीं है यहाँ पे। ओके। अब तक का मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा है। और अच्छा था आपका? ओके, हम्म। कूल। सो लाइक जापान गर्ल्स के लिए सेफ है अगर एक आप लाइक वहाँ पर अभी एक फॉरेनर हो उनके कंपैरिजन में? सो हम्म। मतलब ऐसा कुछ है, मतलब जैसा मैं चाह रहा हूँ कि उतना सेफ नहीं है जापान? अम, ऐसे बिल्कुल बात नहीं है, बिकॉज जापान इज द मोस्ट सेफ कंट्री फॉर अ गर्ल। ये क्योंकि यहाँ पे क्राइम होते नहीं है, पहली बात तो इतनी ज़्यादा, मतलब इतने ज़्यादा, मतलब जनरल नहीं, मतलब होती ही नहीं है। तो यहाँ पे ऐसी डरने वाली या अकेले रहने में डरने वाली कोई बात है नहीं। दूसरी तो यहाँ पे सिस्टम इतना ऑर्गेनाइज्ड है, सब कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह, और लोग भी इतने, ये है कि कोई किसी को परेशान करता नहीं है, तो सेफ तो बिल्कुल ही है। आपका इफ यू आर हाँ। यू मीन ऐसे लड़की हो, ऐसे लग रहा है जापान में सेफ है या नहीं है, हाँ। ऐसी कुछ कुछ बात नहीं है। यू कैन ट्रस्ट मी, लाइक यहाँ पे आके हमें ऐसे बिल्कुल फील नहीं होता जहाँ पे कि कोई अनसेफ और कुछ है। इट्स ऑल ओके। बहुत सही, बहुत सही। सो मैम अब लाइक ये बताओ कि सारा प्रोसेस हो गया, मेरे को पता चलेगा कि मेरे को जापान में किस तरीके से जॉब चाहिए, जापानीज़ लैंग्वेज चाहिए, देन इंटरव्यू किस तरीके से क्रैक करना चाहिए। मैंने क्रैक कर लिया और मैं शिफ्ट भी हो गया कि जापान यार बहुत अच्छा लग रहा है और वर्क कल्चर भी अच्छा है। देन सैलरी क्या देते हैं वो लोग? हम्म। तो सैलरी यहाँ पे जब फ्रेशर हो तो एवरेज सैलरीज आर बिटवीन 2.3 के 2,30,000 येन से 2,50,000 येन तक होती है एवरेज सैलरी। एंड ये सैलरी यहाँ पे सरवाइव करने के लिए सफिशिएंट है, लेकिन अगर यहाँ पे बोनसेस और ये भी होते हैं तो और अगर आप प्रोफेशनल हो, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हो, तो वो डिपेंड करता है अपने एक्सपीरियंस और अपने जो भी कंपनी के पॉलिसीज के अनुसार। ओके, तो मतलब ये आपने नॉर्मल बताया, ऑन एवरेज इतना तो कहीं हाँ, नहीं होगा। और मैंने ये बताया ये येन। ये मेरा। ओके। सो ठीक है मैम, मतलब 2-2.5 लाख ऐसे बोल सकती है, 2.5 लाख येन आपको मिल जाता है एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हो तो मैम ये बताओ कि लाइक एक्सपेंसेस कितना हो जाता है? अगर आप एक मोटा मोटा अमाउंट बताओ कि हाँ इतना खर्चा हो जाता है मेरा, येन में ही बता दो तो बहुत हेल्प हो जाएगी।
ओके, तो पहले तो जो अपना घर का रेंट होता है वो एरिया से डिपेंड करता है। टोक्यो के साइड में थोड़े रेंट हाई है, फुकुओका थोड़े जो इनाका के साइड में कंट्री साइड जो एरियाज है तो वहाँ पे थोड़े से कम है। तो यू कैन से मतलब जो एक इंसान के लिए जो भी रूम है उसका रेंट तकरीबन 50 से 60 हज़ार येन तक जाएगा। उसके बाद तुम्हारे खाने-पीने का 20,000 30,000 येन, और उसके बाद ट्रैवल ट्रैवल तो वैसे भी कंपनी देती है, अच्छा। अगर ऑफ़िस ट्रैवल कर रहे हो तो। दूसरी तो होता है तुम्हारा पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस एंड टैक्स। तो इसमें मुझे लगता है पेंशन इज़ नियरली 20,000, और it also depends on the company to company, and health insurance and the taxes are, I don't much know about this, but 10,000 के करीब जाएगा। मतलब मान लो 1 लाख येन तो आप खर्चा हो ही जाता है ऐसा। 1 से 1.25 लाख येन। अच्छा, ओके। हम्म। मतलब एज अ फ्रेशर, बहुत सही। ओके मैम, मतलब ठीक है, समझ में आया। एंड देन मैम नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताओ कि लाइक कंपनी, मैंने ये सुना है, मिथ है या फिर जो भी है, कि यार जापानीज बहुत ज़्यादा ही काम करवाते हैं, छुट्टी बिल्कुल नहीं देते हैं। हाँ, ये मैंने भी सुना था यहाँ आने से पहले कि यहाँ पे बहुत ओवर टाइम चलता है, लेकिन ये हर एक कंपनी की बात नहीं होती, डिपेंड्स कंपनी वाइज, क्योंकि जब जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ मुझे तो वर्क फ्रॉम होम ही है। दूसरी बात तो आई हैव फ्लेक्सिबल टाइमिंग की सुबह से 6 बजे तक, रात के 10 बजे से, कभी भी आप 8 घंटे काम कर लो, लेकिन जस्ट मेक इट अप टू योर मीटिंग टाइम्स। एंड दूसरी बात तो झांगियो सॉरी ओवर टाइम जो बोल रहे थे, तो उसमें क्या होता है हमारे यहाँ पे ओवर टाइम है नहीं, जो कि आजकल की जो नई कंपनियां हैं वो उनका नया वर्क कल्चर है, तो इतना ओवर टाइम जो जब अपने काम के हिसाब से तुम्हें थोड़ा सा करना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करवाते, ऐसी कुछ बात नहीं है। और जो मेरे जो दोस्त थे जापान में वो कहते रहते हैं कि उनको होता है ओवर टाइम, बट दैट डिपेंड उनकी कंपनी कौन सी है, वो कंपनी की पॉलिसीज। और आई थिंक कंपनी, मतलब ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, कुछ कंपनी ओवर टाइम करवाती हैं और कुछ कंपनी नहीं भी नहीं करवाती हैं। करवाते हैं। और ओवर टाइम करवाती होंगी तो आई थिंक पे भी तो देती होंगी ओवर टाइम का। यस, एब्सोल्युटली ओवर टाइम यहाँ पे कभी फ्री नहीं ऐसे ही नहीं कराते, उसको पे करते हैं वो लोग। और दूसरी बात तो यहाँ पे आजकल अ, थोड़ा कल्चर बदल रहा है ना, ओवर टाइम कम किया जा रहा है, बिकॉज दे आल्सो वांट द पीपल टू स्पेंड टाइम विद देयर फैमिली, अच्छा। तो ओवर टाइम का थोड़ा कम होते जा रहा है। दैट इज़ अ गुड न्यूज़। हम्म। हाँ, अच्छी बात है कि वो लोग समझ रहे हैं कि यार फैमिली के साथ भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। बहुत सही। आई थिंक मैम ओवरऑल जो सारे क्वेश्चंस है आई थिंक मैं पूछ चुका हूँ। गाइस, अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस और भी पूछने हैं तो आप क्या कर सकते हो यार, कमेंट कर सकते हो। कमेंट में डेफिनेटली मैं रिप्लाई कर दूंगा। एंड मैम, आप कुछ कहना चाहोगे? Okay, if you want to come to Japan, if you learning Japanese or you love Japanese, तो यहाँ पे इंजीनियर्स और बाकी के भी कोर्सेज BCA BSc के लिए भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। यहाँ पे आजकल बहुत चल रहा है कि यहाँ पे यंग लोगों को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है, तो आई विल सजेस्ट कि तुम्हें जब जापानीज अच्छी जिनको जापानीज अच्छी लग रही हो और जापानीज कल्चर से देखना है, एक्सप्लोर करना है, तो you can please try and follow the steps. Like I what I am saying is not full-fledged correct, लेकिन you can reach up to me to ask me, और समीर खान के पास भी। अच्छा सान, you know समीर खान, या खान ही बोल। सान लाइक इक्वल टू जी इन हिंदी। हाँ। ओके, थैंक यू सो मच नेहा मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।